पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना है, इस हवाले से मुस्बत रवैया नहीं है, मनफी है। मनफी 4 तक ये पहुंच गया है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, इसके अंदर बहुत कमी आई है। कहने का ये मकसद है कि इसमें टेक्निकली डिफॉल्ट की जो हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, हम इस वक्त इंपोर्टर को अलाउ नहीं कर रहे कि फ्रीली इंपोर्ट करे, क्योंकि हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है। अमन और इंसाफ होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ग्रो करेगी। जहां भी अमन चला जाएगा, इंसाफ चला जाएगा, वहां इकोनॉमी चले जाएगी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट या एक्सपोर्ट के हवाले से या एक्सपेंशन के हवाले से लोग नई इंडस्ट्री खरीदें, क्यों? उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हालात कैसे ठीक होंगे, चीजें कैसे चलेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। पाकिस्तान के अंदर मीडिया पे और सोशल मीडिया पे ये खबर बार बार जगह बना रही है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, बल्कि शब्बर जैदी साहब ने यहाँ तक कहा कि टेक्निकल डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान का हो चुका है। जिन भी मईशतदानों से हम बात करते हैं वो इसी किस्म के आदाद शुमार और चीज़ बता रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं वो भी बड़ी खौफनाक हैं। मेरे पास एक्सपर्ट्स आज मौजूद हैं और जो लोग खुद कारोबार करते हैं पाकिस्तान में और कारोबारी तबके की नुमाइंदगी करते हैं, उन लोगों से और इंडस्ट्री की क्या सूरत है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ फैक्ट्स हैं मैं आपके सामने रख दूं जो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में जो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे थे वो अब तक की सबसे कम रकम अब आई है, लगातार कम होते चले जा रहे हैं। जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पैसा पाकिस्तान में भेजते थे, उन्होंने तकरीबन $1 अरब कम पैसे पाकिस्तान में जुलाई से लेकर नवंबर तक भेजे हैं। ये भी पाकिस्तान का एक नुकसान है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स एक होता है कि पाकिस्तान में जो कारोबार करना चाहते हैं लोग, उनका एतमाद कहाँ पे खड़ा है। ये मुस्बत था पहले और 17% तक मौजूद था और इसमें 21 पॉइंट्स की कमी हुई है और इस वक्त -4 पर पाकिस्तान में, -4 पर, यानी मुस्बत तो है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना है, इस हवाले से मुस्बत रवैया नहीं है, मनफी है। -4 तक ये पहुंच गया है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, इसके अंदर बहुत कमी आई है। उसके अलावा जो है मूडीज़ और फिच की क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान में लगातार कम होती चली जा रही है। ये इंटरनेशनली ये चेक करते हैं और उसके बाद रेटिंग जारी करते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर दुनिया पाकिस्तान के साथ या मुल्कों के साथ डील करती है। तो लगातार पाकिस्तान इसमें नीचे की तरफ जा रहा है। अभी एक कंपनी के CEO हैं, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है बहुत बड़ी, उन्होंने बताया कि अगर LCs ना खोली गई तो 2000 मुलाजमीन को मजीद फारिग कर देंगे। इससे पहले भी उन्होंने 1000 मुलाजमीन को फारिग किया है और हर कंपनी को लॉस उठाना पड़ रहा है। 30 गैर मुल्की अद्वियात साज कंपनियों ने कहा है, और ये बड़ी कंपनियां हैं जो दवाइयां बनाती हैं पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर उनकी LCs ना खोली गई तो वो अपनी पैदावार रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कौन सी अद्वियात बनाती हैं? ये ज़्यादातर कैंसर की, इंसुलिन और एनेस्थीसिया तैयार करने के हवाले से ये कंपनियाँ जानी जाती हैं। दवासाज कंपनियां जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये लगभग 600 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें से जो ज़्यादातर कंपनियां हैं उनके पास 2 हफ्ते का पैदावारी खाम माल रह गया है। 2 हफ्ते के बाद उनके पास प्रोडक्शन उनको बंद करनी पड़ेगी। बैरून मुल्क जो कंपनियां बाहर से आकर बनी हुई हैं वो वापस जाने का कह रही हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर है, जब वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी तो दवाइयों की किल्लत होगी और उनकी कीमत बढ़ेगी पाकिस्तान में। खाने पीने की अशिया के हवाले से ये 6 दिसंबर की खबर है कि 250 कंटेनर प्याज के, लहसुन के 104 कंटेनर और अदरक के 63 कंटेनर जो हैं, जिनकी मालियत सिर्फ और सिर्फ 55 लाख अमरीकी डॉलर्स है, वो जो है कंटेनर्स उनकी LC से ऊपर नहीं की जा सकी और वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। और इसके बाद जो सोयाबीन और कैनोला के बीज की क्लियरिंग भी रुकावट का शिकार है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये पोल्ट्री की जो खुराक है उसके अंदर इस्तेमाल होती है, तो आपके प्रोटीन ज़्यादातर अंडों से और मुर्गी के गोश्त से आते हैं। तो अंडे, उनकी कीमत बढ़ते बढ़ते 300 रुपये तक पहुंच गई है। ये मज़ीद बढ़ती चली जाएगी, जबकि मुर्गी की जो सनत है पोल्ट्री की, वो बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। और मुर्गी का गोश्त, आज मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि ये इतना महंगा हो जाएगा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी लोगों ने नहीं सुना होगा अगर ये मामला हल ना किया गया तो। दूसरा, इसके बारे में जो मीटिंग हो रही थी उसमें तारिक बशीर चीमा साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने यानी हमला ही कर दिया। इस तरह की सूरत पैदा होगी तो ताजिर कैसे पाकिस्तान में काम करेंगे। दूसरी जानब स्टील का शोबा है,
जो तामीरात के साथ वाबस्ता है। वहां पे कीमतों में 2,30,000 से लेकर 2,40,000 रुपए तक फी टन इजाफा हो सकता है आने वाले दिनों में। ऐसा महसूस होता है कि डॉलर खत्म हो रहे हैं पाकिस्तानी बैंकों के पास। टेक्सटाइल का शोबा, जो पाकिस्तान की टोटल बरामदात के ऊपर किसी मुल्क का इन्हिसार होता है कि उसके अंदर कितने डॉलर आ रहे हैं, कितना पैसा बाहर से ज़र मुबादला आ रहा है। 60% पाकिस्तान की बरामदात का हिस्सा जो है वो टेक्सटाइल के ऊपर है, जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। लेकिन अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। अक्टूबर में 15% और उसके बाद नवंबर में 25% मजीद इसके अंदर कमी आ गई है। और मुल्क में इस वक्त जो है वो 1600 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो चुके हैं। इनके अंदर सैकड़ों लोग काम करते हैं। अब आप अंदाजा करें कितने बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हालत पाकिस्तान की इकोनॉमी की यह है कि पाकिस्तान ने आलमी एयरलाइंस की कंपनियों को 225 मिलियन डॉलर्स की जो अदायगी है वो रोक दी है। और पाकिस्तान आने वाली जो फ्लाइट्स हैं, जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, उन्होंने किरायों में हैरानकुन तौर पे इजाफा कर दिया और लगभग दुगने किराए हो गए हैं। पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इस वक्त 6 अरब 71 करोड़ 49 लाख अमरीकी डॉलर्स रह गए हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मार्च में 16.2 अरब डॉलर्स थे। कमर्शियल बैंकों के पास सिर्फ 5 अरब 86 करोड़ और 68 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, उसमें कितनी सदाकत है और क्या टेक्निकली वाकई पाकिस्तान, दो चीज़ें होती हैं डिफॉल्ट होने के लिए। जो नॉर्मली जब किसी इकोनॉमिस्ट से हम बात करते हैं तो बताते हैं कि जो मुल्क अपने कर्जे और सूद की अदायगी नहीं कर पाता तो एक तरह से वो डिफॉल्ट समझा जाता है, और दूसरा वो मुल्क जो बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ, जो इंपोर्ट बिल्स हैं, उनको क्लियर नहीं कर पाता, वो मुल्क भी टेक्निकली डिफॉल्ट होता है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करवाता हूँ, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ अकील करीम डेडी साहब मौजूद हैं कराची से, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मलक ज़हीर रफ़ीक साहब, साबिक सदर गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। हमारे साथ फैसलाबाद से इंजीनियर हाफिज एहतशाम जावेद साहब मौजूद हैं, ये साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इन तीनों मेहमानों से मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले अकील करीम डेडी साहब, अब ये जो माशी कारकर्दगी हुकूमत की सामने आई है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाली जा सकती है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखें, इस वक्त जो कंडीशन पाकिस्तान की है, जितनी आपने बातें बताई, इस पर कोई शक नहीं है कि हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है। हमारे रिजर्व बहुत नीचे आ चुके हैं। मिनिमम हमारे पास 3 महीने का रिजर्व होना चाहिए, हमारे पास रिजर्व 1 महीने पे आ चुका है। और इस कंडीशन में मैं समझता हूं कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। प्रायोरिटी पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है उसको हम बेहतर कर सकें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद ये मिलजुल के अच्छे डिसीजन लें। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि इस वक्त दुनिया की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर पाकिस्तान जिस बुरी तरह मुतासिर हुआ है, बाकी मुल्क भी उसी तरह प्रॉब्लम में आए हुए हैं। लेकिन एक खुशाइन बात जो दिख रही है कि कमोडिटीज, ऑयल, ये सब काफी नीचे आ चुके हैं। ऑयल की प्राइस भी $75 के करीब आ चुकी है। ये $135 पे खरीद रहे होते थे। पेट्रोल का प्रीमियम जो बढ़ गया था वो काफी नीचे आ चुका है। तो कहने का ये मकसद है कि इसमें टेक्निकली डिफॉल्ट की जो हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, हम इस वक्त इंपोर्टर को अलाउ नहीं कर रहे कि फ्रीली इंपोर्ट करें क्योंकि हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि अगर हम सब मिलके नहीं बैठे और अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है तो रिस्पॉन्सिबल हम सब होंगे। और ये हमें जरूर सोचने की जरूरत है कि आज की कंडीशन में सबको सीरियस होने की जरूरत है। हर आदमी को इस मुल्क के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ हम डिसीजन तो लेते हैं लेकिन डिसीजन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। फिर दूसरी तरफ इस गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आपने IMF से कमिटमेंट किए, कम से कम वो कमिटमेंट आप ऑनर करें, क्योंकि अगर आप ऑनर नहीं करेंगे तो मसाइल हमारे बढ़ जाए। क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इस वक्त IMF से हमारी नेगोशिएशन फेल हो। और मुझे यकीन है नेगोशिएशन फेल नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे आज IMF का एक बयान भी आया हुआ है और वो बयान ये है कि हमने कमिटमेंट दी थी कि सिंगल ट्रेजरी अकाउंट हम खोलेंगे। अभी तक गवर्नमेंट उस काम को इम्प्लीमेंट नहीं कर चुकी। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बातें हैं और इसको तो फौरी तौर पे हमें करने की जरूरत है क्योंकि हमारी डेट सर्विसिंग काफी बढ़ गई है और अगर गवर्नमेंट के पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाते हैं तो उससे जो छोटा मोटा हमें रिलीफ मिलेगा। दूसरी तरफ जाहिर बात है कि रेवेन्यू टारगेट को अचीव करना है और जो
जो मासी हालात है, जो बिजनेस एक्टिविटीज है, वो काफी स्लो हो चुकी है। और जाहिर बात है कि इंपोर्ट भी आपकी कम हो रही है, तो आपको कस्टम ड्यूटीज में भी कमी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कहा ना कि बहुत जरूरी है कि आपस में मिल के बैठने की आज जितनी जरूरत है, शायद पहले पाकिस्तान में कभी भी इतनी जरूरत नहीं थी। और मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ सब लोगों को कि आए, बैठे, मुल्क के इंटरेस्ट में कुछ डिसीजन लें। इख्तलाफात जरूर होते हैं, इख्तलाफात होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल इस वक्त कंट्री को जरूरत है सब बैठे, बैठ के किसी को अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर आगे जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती किसी की नहीं होगी, पाकिस्तान का फायदा होगा और पाकिस्तान का फायदा सबका फायदा। लेकिन अकील करीम डेडी साहब, जिस किस्म की इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हो रही है, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है, ऐसा लगता है कि एक बदले का माहौल पाकिस्तान में चल रहा है। इसमें तो जो आप कह रहे हैं वो दिखाई नहीं देता, तो फिर वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान में फिर इंतखाबात करवा दिए जाए, पब्लिक की हुकूमत आ जाए। मैं आपसे यही कहूंगा कि इंतखाबात अभी अगर आप कराते भी हैं तो मसाइल तो आपके और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त दुनिया की कंडीशन है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। जो आपने बताया कि आपका रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, तो वो आने के चांसेस अब आगे ज्यादा है नहीं। आपके रेमिटेंस भी बढ़ने के चांसेस नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट के बढ़ने के भी चांसेस नहीं है। और ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की वजह से मैं ये कह रहा हूँ, ये तो दुनिया की हालत है। लोगों की स्पेंडिंग इतनी कम हो गई है, लोग इंटरेस्ट के बोझ तले दब चुके हैं, और जो पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में पैसे भेज रहा था उसको भी अपनी वहाँ मुश्किलात उनकी भी बढ़ गई है, क्योंकि पहले वो इंटरेस्ट मॉर्गेजेस की पेमेंट 2-2.5% दे रहे थे, अब वो 8% दे रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि ये मसाइल सबके साथ बढ़ते जा रहे हैं और फौरी तौर पे इसका हल नहीं है। आने वाला साल 1.5 साल हमें इंतजार करना पड़ेगा और बैठ के अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और अगर जो सिचुएशन हम, जैसे अभी आपने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें शायद कोई इकट्ठे ना हो, लेकिन मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें, लोगों के साथ बैठें। कोई आपका छोटे बाप के आप नहीं हो जाएंगे अगर आप इमरान खान की तरफ चले जाएंगे तो। और इमरान खान साहब को भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त कंट्री इंटरेस्ट है और इनको मिल के बैठ के कोई ना कोई डिसीजन लेने की जरूरत है। और अगर ये डिसीजन नहीं लेते तो डेफिनेट मैं यकीन से कह सकता हूं, जो लोग डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे हम इस तरफ जाए। लेकिन अगर बैठ जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये मसाइल हम हल कर सकते हैं। ना बैठने की सूरत में खतरात ज्यादा हैं, खतरात बैठने के बाद भी रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो जाएंगे, इसके लिए हर सेक्टर को थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें कम से कम अपने एनर्जी की जो कंजम्पशन है इसको नीचे लाना होगा, हमारी स्पेंडिंग कम करनी होगी। गाड़ियों की तो ऑलरेडी आपने देखा है डिमांड बल्कि ना होने के बराबर में, ऑलमोस्ट आधी प्रोडक्शन कम हो चुकी है। इसके बावजूद भी आप ये देखेंगे आपसे पहले जो प्रीमियम गाड़ियों पे चल रहा था अब डिस्काउंट पे गाड़ियां मिल रही, तो ये चीज इंडिकेट कर रही है कि लोगों का बाइंग पावर काफी ज्यादा इफेक्ट हो चुका है। और अगर ये फर्दर मसाइल बढ़ते हैं तो हमें नुकसान का अंदेशा ज्यादा है। तो मुल्क के इंटरेस्ट में मेरी तो सबसे एक ही अपील है कि भाई आप अगर कोई मुल्क में ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से लोग मायूस हैं, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए आगे बढ़े और उन सारी चीजों का मसले का हल निकाले। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि हम अब लड़ाई की सिचुएशन में हैं। इस वक्त ना हम लड़ाई अफोर्ड कर सकते हैं। हर आदमी को एक दूसरे से शिकायत होती है, लेकिन मैं इस वक्त रिक्वेस्ट यही करूंगा कि इस वक्त जो कंट्री कंडीशन है दूसरों की शायद इतनी बुरी नहीं है जितनी हमारी है। और 1 महीने के रिजर्व होने के बाद हमारी जाहिर बात है रीपेमेंट वगैरह का भी इशू है और डेट सर्विसिंग का भी इशू है। फिर लोकल आप ये देखेंगे काइबो रेट 17% पे जा चुका है। गवर्नमेंट पैसे रेज करने जाती है टी बिल में तो काफी ऊपर रेट कोट होते हैं। तो आप सोचें कि क्या हम 7% की इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे थे और आज हमें 18% पे पैसा लेना पड़ रहा है। तो इसको जहन में रखने की जरूरत है और अगर ये नहीं रखेंगे तो डेफिनेट फर्दर और नुकसान उठाएंगे। और कोई अगर ये समझता है कि नहीं उसके हाथ में कोई जादू की छुरी है और ये पाकिस्तान को अगले 6 महीने में ठीक कर सकता है, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि इस वक्त दुनिया की सिचुएशन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि अगला साल पूरा फील्डिंग करनी पड़ेगी हमें। और बहुत हमने मजे लूट लिए, अब हमें छोटी मोटी हर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को भी कुर्बानी देने की जरूरत है। और नहीं देंगे तो ये जो कुछ हमारे पास पड़ा है ये
पेपर हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि हम अपने मुल्क को टैक्स दें, ज्यादा से ज्यादा टैक्स दें, एक्टिविटीज करें, लोगों को जॉब से निकाले ना, थोड़ा टाइम अपने पैसे भी खर्च करें, अपने जो नुकसान है उसको बर्दाश्त करें। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करें कि हमारे लोगों के कॉन्फिडेंस पे कुछ बेहतरी आए। कॉन्फिडेंस बेहतर करना भी इस वक्त जरूरत है, क्योंकि लोग जिस दावत में चले जाओ, अगर 50 आदमी खड़े होते तो 48 आदमियों के मुंह से एक ही जुमला सुनते कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो बेहतर होगा कि हम कुछ डिसीजन अच्छे, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी एक कायम की जाए, और वो बहुत जरूरी है। मैं साहब इंडस्ट्री को, यानी आप क्योंकि क्लोजली वॉच कर रहे हैं, आप लोग सब इकट्ठे होकर रोज बैठते हैं, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम क्या आ रही है? थैंक यू खान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, पहली बात यह है कि देखें, जैसे डैडी साहब कह रहे थे कि हमें वो हुक्मरान चाहिए जो क्रेडिबल हों। जब देखें, जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी बेसिकली एक बाई प्रोडक्ट है अमन और इंसाफ का। अमन और इंसाफ होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ग्रो करेगी। जहां भी अमन चला जाएगा, इंसाफ चला जाएगा, वहां इकोनॉमी चले जाएगी। हमारा अलमिया ये है, मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसे डैडी साहब कह रहे थे कि अल्लाह ना करे कि डिफ़ॉल्ट तो हम खुदा ना खास्ता कहने को भी दिल नहीं चाहता, लेकिन पॉलिटिकली तो हम डिफ़ॉल्ट कर गए हुए हैं। इंडिविजुअली डिफ़ॉल्ट नहीं डिक्लेयर कर रहे, वैसे इंडिविजुअली देखें ना, हमारे जितने दुनिया में क्लाइंट हैं, हम मेटल रिसाइकलर हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, हम री एक्सपोर्ट करते हैं, उन तमाम हमारे एक्सपोर्टर्स को ये इल्म है कि हमारे बैंकों के पास, पाकिस्तानी बैंकों के पास अदायगी के लिए रकम नहीं है। हमारे इंपोर्टर के पास, जो हम लोग हैं, उनके पास पाक रुपी है, लेकिन उनके बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, जिसकी वजह से पेमेंट्स नहीं हो रही और बेतहाशा नुकसानात हो रहे हैं। आप अगर इसके हल की तरफ जाएं, जब तक सिचुएशन ओवरऑल इंडस्ट्री की क्या है, यानी आपके पास गुजरावाला में अब 1 दर्जन से ज्यादा किस्म की बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, किधर खड़े हैं सब लोग? ओवरऑल खान साहब, हमारा ये हालत है कि लाखों लोग बेरोजगार हैं। हमारे पास टेलीफोन आते हैं, सिफारिशें आती हैं, पैसे मांगने वालों की नहीं, ऐसे लोगों की कि जो कहते हैं कि इन लोगों को रोजगार दे दो, इनको कोई काम दे दो। मैं सैकड़ों लोगों को ऐसे जानता हूं जिनके हजारों वर्कर्स थे और इस वक्त वो 15%, 10% लेबर पे चल रहे हैं। टेक्सटाइल की बात करें, फैसलाबाद में देखें, इधर देखें, फैसलाबाद में अभी हम जाएंगे। गुजरावाला की अगर आप देखें तो मेटल की मैं बात करूं तो बेतहाशा लोग हैं जो बेरोजगार हैं। 25%, 30% काम चल रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया। गवर्नमेंट के साथ आप लोगों ने, यानी आपकी जो तंजीमें उनके साथ बैठ के बात करती हैं ना, यू आर पार्ट ऑफ दिस, तो गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है? खान साहब, अनफॉर्चुनेटली नेगोशिएशंस हो रही हैं उनसे? अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का कोई अदारा, कोई शख्स हमारे लाइव जोन में नहीं है। अगर ये इंपोर्ट कम की गई है, अगर स्टेट बैंक ने पेमेंट्स रोकी हैं, किसी ने पूछने वाला नहीं है कि हमें ऑन बोर्ड लिया हो कमोडिटी वाइज कि भाई पाकिस्तान की इस वक्त स्लो मूवमेंट में नीड्स कितनी है, कितने % इंपोर्ट्स होनी चाहिए, कितने % बैन करते हैं, कितने % वॉलंटरीली आप स्लो करें। देखिए, मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे डैडी साहब कह रहे थे, नहीं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि एक पॉलिसी तो बननी चाहिए ना, अगर स्लो करना है या कुछ चीज़ों की एलसीज अगर पेंडिंग में डालनी है तो वो पॉलिसी के तहत होना, तो आप कह रहे हैं पॉलिसी कोई नहीं है? कौन साहब, किसी ने पूछा नहीं है, किसी ने बुलाया नहीं है, किसी ने ऑन बोर्ड लेना गवारा नहीं किया। तो ये कैसे हो रहे हैं फैसले बगैर सर्वे के? बगैर, क्योंकि हमारी हुकूमत, इस वक्त की हुकूमत तो और कामों में मशगूल है, और मंसूबे हैं, और चीजें हैं। पाकिस्तान तो खुदारा पाकिस्तान रहेगा, ये प्ले ग्राउंड रहेगा, ये सल्तनत रहेगी, तो ये सब कुछ रहेगा। कोई वजीर आजम बनेगा, कोई चीफ बनेगा, कोई चीफ जस्टिस बनेगा, मेरे जैसा बिजनेसमैन बनेगा। तो एक बात हम समझ ले, मेरी फिर गुजारिश मैं यहाँ करता हूँ हमारे उन अदारों से जो फैसला कुन हैसियत रखते हैं, जो फैसलों में अपनी बिल्कुल एक ताकत रखते हैं कि खुदारा इस बात पे कंसेंसस बनाए। देखें, अगर यहाँ इलेक्शन की बात करते हैं तो वो समझते हैं कि यार तुम्हारा तल्लक इमरान खान से है शायद, इसलिए तुम इलेक्शन की बात करते हो। वाहिद और वाहिद हल है कि सॉफ्ट रेवोल्यूशन आए, कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान का आए जो आके मैंडेट हो, पब्लिक लेकर आए, पब्लिक का कॉन्फिडेंस। डैडी साहब ने कहा कि हम एनर्जी को कवर अप करें, हम एनर्जी की यूटिलाइजेशन कम करें। ओ भाई, कोई बंदा खुद मिसाल बने। देखे ना आप, उसमें ये यूक्रेन की जंग में उस शख्स ने उस दिन से उनके वजीर आजम ने सूट नहीं पहना, टाई नहीं लगाई,
आप अपना हुलिया चेंज करते हैं, एक आप ब्रेक एक सर, यहाँ पे मैसेज मुझे देते हैं। एक ब्रेक लेता हूँ। हाफिज साहब आपके पास आ रहा हूँ मैं ब्रेक के बाद। फैसलाबाद की इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो कितना बड़ा नुकसान है और कैसे रिकवर होगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट का ज़रिया है, वो जहाँ से ज़र मुबादला आता है, वो टेक्सटाइल है। और टेक्सटाइल में हमारे साथ, क्योंकि फैसलाबाद सबसे इम्पॉर्टेंट शहर है पाकिस्तान का, तो वहाँ हमारे साथ इंजीनियर हाफिज एहतशाम जावेद साहब मौजूद हैं। ये साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो हाफिज साहब, इस शोबे के अंदर, या स्पेशली अगर मैं फैसलाबाद की बात करूँ, वहाँ की इंडस्ट्री की, तो किस किस्म की सूरत हाल का सामना है आज के दिन? रियाज भाई, अगर हम बात करें, फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन जो इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो फिर चाहे वो एक्सपोर्ट की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री हो टेक्सटाइल की, दोनों ही अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 25 से 30% पर चल रही हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगा दें कि इन मार्च अप्रैल से लेकर अब तक ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन का शिकार होते होते 25 से 30% पर आ चुकी हैं। कुछ फैक्ट्रीज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं, कुछ अपने छोटे साइज़ पे चल रही हैं। बल्कि मैं यहाँ तक आपको बता दूँ, क्योंकि मैं CEO फेडमिक के तौर पे भी काम करता रहा, को 3.5 साल के अंदर जो इमरान खान साहब का था, तकरीबन 175 के करीब इंडस्ट्रीज़ नई प्रोडक्शन में आई थी। और अनफॉर्चुनेटली पिछले तकरीबन 1 साल से एक भी इंडस्ट्रियल प्लॉट सेल नहीं हो सका। फेडमिक इज़ द ओनली स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल स्टेट इन पाकिस्तान। नहीं, यानी मौजूदा जो हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में, इसके दौर में एक भी नई इंडस्ट्री नहीं लगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं जी, मैं आपको और वाजे कर रहा हूं, ना सिर्फ एक भी नई इंडस्ट्री लगी, बल्कि एक भी नई इंडस्ट्री किसी ने प्लान भी नहीं की कि वो आता और आकर वहां पर इंडस्ट्री के लिए एक नए प्लॉट के लिए अप्लाई करता। वी डोंट हैव अ सिंगल एप्लीकेशन जिससे हम ये साबित कर लें कि हमारे पास इंपोर्ट सब्सिट्यूट या एक्सपोर्ट के हवाले से या एक्सपेंशन के हवाले से लोग नई इंडस्ट्री खरीदें। क्यों? उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हालात कैसे ठीक होंगे, चीज़ें कैसे चलेंगी। गोमगू की सूरत हाल है, मुल्क कोई कह रहा है टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, कोई कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट के पास पहुंच गए हैं। तो पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग देमसेल्व्स। फॉरेन इन्वेस्टर आपका नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। चाइना का इन्वेस्टर, मैं आपको बता रहा हूँ, लाइन लगी होती थी। तो वी डोंट हैव इवन अ सिंगल इन्वेस्टर जो अभी सोचे। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। एप्पल अपने आप को शिफ्ट कर रही है चाइना से, तो वो जा रहे हैं वियतनाम में और इंडिया में। अभी भी मैं बोर्ड का मेंबर हूं इस वक्त फेडमिक का, तो हमारे चेयरमैन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम उन्हें अपने IT पार्क की तरफ अट्रैक्ट कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीइंग 5th लार्जेस्ट हैविंग ह्यूमन रिसोर्स इन दिस वर्ल्ड, वी डू नॉट लेट देम ट्रेंड कि वो एप्पल में काम कर सकें या एप्पल को हम अट्रैक्ट कर सकें कि वो यहाँ पर आ सके और हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये तो सर बड़ा अलार्मिंग है कि जो लोग नई इंडस्ट्री लगाने की तरफ पाकिस्तान जा रहा था, ये सूरत हाल सर ख़राब कब होना शुरू हुई मलिक साहब? एक्चुअली ये हम नीचे कब से जाना शुरू हुए? हाँ साहब, ये रजीम चेंज जब ऑपरेशन हुआ उससे पहले माशाल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी आप एक बात को समझें, देखिए 225 रुपए का डॉलर बेच रहा है बैंक, 250 रुपए मार्केट में 250 भी नहीं मिल रहा, 250 में भी नहीं मिल रहा। और खान साहब, जो डॉलर बाहर अवेलेबल है वो अवेलेबल है, और अगर वो ना बिक रहा हो तो सुबह उसकी कीमत 250 से 240 हो जाए, 235 हो जाए, 230 हो रहे। क्यों नहीं हो रही? 250 में भी अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पाकिस्तान से कैपिटल फ्लाइट हो रहा है। डेली बेसिस पे पाकिस्तान से पैसे बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तानी बिजनेसमैन का कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है पाकिस्तानी मईशत पे। पैसे ये जितने मर्जी रोकना चाहें, लेकिन कैपिटल डेली बेसिस पे फ्लाइट हो रहा है। एक बात। दूसरी बात खान साहब ये है, देखें, मईशत को आपने संभालना है
तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन को बुलाएं, उसको खुद एतमादी दें, लेकिन देने वाला कौन होगा? आप जहाज के कप्तान जब आपसे मुखातब होकर कहता है कि मेरे इंजन्स बहुत अच्छे और ताकतवर हैं, आप देखते हैं मेरा पायलट सेंसेस में है, मेरे पायलट का पिछला हिस्ट्री क्या है, आज आपकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में खत्म हो गई है। बात करें तो यहां पे पता चलता है मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। पाकिस्तान के वो डिसाइसिव अदारे, पाकिस्तान के वो अदारे जो फैसला को नसीहत रखते हैं, खुदा के लिए बैठे, खुदा के लिए एक दूसरे से सच बोले, एक दूसरे से बात करें। इस वक्त दुम एक दूसरे की दुम को फॉलो करने का टाइम नहीं है। पाकिस्तान के पास वक्त ही बहुत कम है। एक दूसरे को सुने, समझें, छोटे बड़े को ना देखें, डिसिप्लिन होना चाहिए, छोटे बड़े को ना देखें, लेकिन एक दूसरे को सुने, सच की तलाश करें, उसका फैसला करें और किसी ऐसे शख्स को जिसको अवाम चाहती है, वो कोई भी हो, वो जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो या फजल रहमान साहब हो, कोई भी हो, उसके हाथ में दें जो क्रेडिबल हो, दुनिया में जाए और पाकिस्तानियों को भी इत्मीनान दे, बाहर दुनिया को भी इत्मीनान दे, ताकि ये गाड़ी चले। नहीं तो खुदा की कसम, अगर ये इलेक्शन लेट करते हैं, होगा तो फिर वही जो अवाम चाहेंगे, लेकिन इलेक्शन लेट करते हैं, पाकिस्तान की डेली बेसिस पे तबाही है। खान साहब, आप 10, 15, 20 दिन रुक जाएं, आप देखेंगे लाखों लोग सड़कों पे होंगे, लाखों लोग सड़कों पे होंगे। अगर पॉलिसी नहीं बनती, अगर पॉलिसी नहीं बनती, जिस तरह बेरोजगारी हो रही है। और खान साहब, दूसरी बात, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले, टेक्सटाइल का काम करने वाले, मेटल का काम करने वाले लोग थे, उनको दूसरा काम करना नहीं आता। वो अगर आप कहें कि रॉ लेबर कहीं जाके मिस्त्री मजदूर बन जाए, वो नहीं बन सकते। भी तो काम चाहिए ना, वहां स्टील इतना महंगा हो गया है, आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, आप तामीरात नहीं कर सकते, वो इंपोर्ट ही नहीं हो रही। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको पंखा नहीं मिलेगा, आने वाले दिनों में आपको वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगी, आने वाले दिनों में बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलेंगी। हर चीज दूसरी चीज से इंटरलिंक है। और गुजरांवाला जो है वो एसएमई का हब है। गुजरांवाला पाकिस्तान में मेटल का हब है। हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, हम बड़ी अच्छी पोजीशन में जा रहे थे। अभी भी हम समझते थे, इसाक डार साहब ने आके पहले एक नारा लगाया कि 200 से भी कम आ जाएगा डॉलर, उसने भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई शख्स कोई चीज खरीदने के लिए तैयार नहीं था, एक्सपोर्टर अपनी एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो समझता था कि डॉलर ने 200 से नीचे आ जाना है, मैं अपनी कैलकुलेशन उस तरह से बनाऊं, जबकि वो मुमकिन नहीं थी। अभी सब लोगों ने अपने पैसे, इंपोर्टर्स ने बावजूद, एक्सपोर्टर्स ने बावजूद स्टेट बैंक के नोटिस के अपने पैसे बाहर होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि किसी दिन भी डॉलर 250 का होगा, 300 का होगा। यकीन जानिए, ये बातें कहने को दिल नहीं करता, फर्दर इकोनॉमी शटर होगी, लेकिन बहुत होशमंदी से बहुत जल्द डिसीजन लेने की जरूरत है। नहीं तो हम डिफॉल्ट कहना बहुत आसान बात है, खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट की तरफ गए तो फिर देखें कैसे इराक की हालत क्या थी, तो सूडान की क्या थी, तो वेनेजुएला में और बाकी मुल्कों में पैसा जो है वो लोग सड़कों पे फेंके, उसकी वैल्यू खत्म हो गई थी। लूट मार कैसी हुई खान साहब? अभी तो ये श्रीलंका में बहुत पढ़े लिखे लोग थे, हमारे तो जिस तरह का वाइल्ड क्राउड है और जो लोग चाहते हैं और जिस तरह की डिस्ट्रक्शन चाहते हैं और जितना लोगों में गुस्सा है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या होगा। खुदा ना देखें, अल्लाह ताला करे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी ना हो। हम किसी को खौफजदा नहीं कर रहे पब्लिक को, लेकिन जो रियल पिक्चर है वो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी लगातार पिछले 7 महीनों से नीचे जा रही है और इसमें कोई भी अच्छी खबर नहीं जा रही। और जब भी कोई चीज़ नीचे गिरती चली जाती है तो फिर किसी जगह पे जाकर तो वो कोलैप्स हो जाती है और ये प्रेशर बढ़ रहा है। इसी खदशे का इजहार गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत सारे मईशतदान कर रहे हैं। आज हमने बिजनेस कम्युनिटी को इसलिए बुलाया। एक ब्रेक लेते हैं। कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं और कितनी बेरोजगारियों का खदशा बढ़ रहा है फैसलाबाद में, हम सब ब्रेक के बाद आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आप सब कितने लोग अब तक बेरोजगार हुए हैं फैसलाबाद में? आप लोगों के पास कोई डाटा मौजूद है? और इंडस्ट्री जो बंद हुई है टेक्सटाइल के हवाले से मेरे पास जो डाटा था वो मैंने अभी अपने प्रोग्राम में आपको बताया कि 1600 के करीब जो है वो यूनिट्स बंद हुए हैं। तो मजीद जो लोग बेरोजगार होने का खदशा यहाँ मलिक साहब भी जाहिर कर रहे हैं, क्या इस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है आपको? इमरान भाई देखें, जिस तरह के हम सब लोग जानते हैं कि तकरीबन पाकिस्तान की टेक्सटाइल का 60% जो इंडस्ट्री है वो फैसलाबाद से है।
तो अगर हम आपकी जो कैलकुलेशन है, एप्टमा का मैं चेयरमैन भी रहा हूं, तो ये इसमें गलत नहीं है, ऐसी चीज़ें, तो ये तकरीबन 3 से 4 लाख मजदूर फैसलाबाद के अंदर से बेरोजगार हो चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। ये टेक्सटाइल सेक्टर है, इसके अंदर पावर लूम्स, वीविंग, स्पिनिंग, प्रोसेसिंग तमाम के तमाम। लेकिन अदर देन टेक्सटाइल ये लोग दूसरा कौन सा काम कर सकते हैं? यानी तो अगर यहाँ से बेरोजगार हुए हैं तो ये कैसे, इनकी जिंदगी कैसे चलेगी? ये तो जितने लोग आप कह रहे हैं उतने घर हैं, ये उतने घराने हैं, कुंबे हैं। मैं इमरान भाई इसी तरफ आ रहा था, क्योंकि देखिए पाके फैसलाबाद के इर्द गिर्द देहात हैं बहुत सारे, जहां से लेबर आती है और यहां पर आके वो स्किल्ड लेबर है, जो अनफॉर्चुनेटली हम कहते होते थे कि हमारे पास स्किल्ड लेबर शॉर्ट हो गई, वो बात लगता है हमारे सामने आ गई। अब हमारे पास लेबर ही फ्री पड़ी हुई है, तो ये लोग वापस अपने घरों को चले गए। किसी ने 2 जानवर रखे हुए हैं, वो उसका दूध पी लेता है, उसका गुजारा कर लेता है, बेच लेता है। जो नहीं है वो बुरे हाल हैं इस वक्त। कुछ अदारे अपनी लेबर को संभाले हुए हैं जिनमें सकत बाकी रह गई है, तो इसके साथ मिला जुला रुझान चल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उसकी मिसाल ऐसे दे देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैलियां होती हैं, जो कॉल्स होती हैं, जो सारा कुछ होती हैं, उनके अंदर आप फैसलाबाद में जो होने वाले होती हैं, कभी आप उनमें देखें तो लोग अपनी तकलीफ की वजह से, अपने दर्द की वजह से, अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जोक दर जोक आ रहे होते हैं और उसका हिस्सा बन रहे होते हैं और आवाज उठा रहे होते हैं। मलिक साहब, सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ भी है? बिल्कुल खान साहब, इसी तरह सिचुएशन है। लोग बेतहाशा गुस्से में हैं। मैं एक बात की फिर दोबारा कहूँगा, ये बात कि खुदा के लिए अपने 2-2 साल के कैरियर के लिए, अपनी 2 साल की बकाया जॉब के लिए, अपने पर्क्स और प्रिविलेजेस के लिए सच को दूर ना करें, सच बोलें ताकि हल ढूंढा जाए, ताकि हल की तरफ जाएं। खुदा की कसम, हमने भी ये जो सिचुएशन आप लोग बता रहे हैं, इसके बाद तो फिर महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई का तूफान, अनएम्प्लॉयमेंट है, आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल रहा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ती चली जा रही है, तो ये तो एक महंगाई का बहुत, और जिस तरीके से पाकिस्तान में शरह सूद बढ़ा है, कारोबार नहीं होगा, बेरोजगारी होगी, महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई का तूफान आएगा खान साहब। जिस तरह गल्ला महंगा हो रहा है, चावल की नई प्राइस देख लें, गंदम की प्राइस देख लें, दालें अवेलेबल नहीं है। मुझे भी पता चला था कि जोड़िया बाजार में बहुत सारे लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे के पैसे से खेल रहे होते हैं। तो इस सूरत में लोग वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना टोपी घुमाना, वो टोपी नहीं घुमा पा रहे, पीछे से प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, साइकिल रुक गया। अच्छा, ये साइकिल चलता है कॉन्फिडेंस के साथ, जब एतमाद होता है। आप सब 30% से ऊपर गई है महंगाई अभी इस हफ्ते के आदादो शुमार के मुताबिक। ये फिर कैसे कंट्रोल होगा? आप सब इससे निकलना कैसे है? इमरान भाई देखिए, जो खदशा है ना, वो ये आने वाले दिनों में ये ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो अल्लाह ना करे हम फूड स्कार्सिटी की तरफ चले जाएंगे। ये मुल्क 24 से 25 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल मुल्क है। ये वो वाला मुल्क अब नहीं रहा। देखें, हमारे मुल्क का साइज वही रहा जो पाकिस्तान 1947 में बना था, 3 करोड़ की आबादी थी। लेकिन अब यहाँ 24 से 25 करोड़ नफूस रहते हैं, तो हमारे पास ना हमारी एग्रीकल्चर बढ़ी, ना हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। जो इंडस्ट्री ने इनपुट दी या जो लोकल लोग आपके बिजनेसमैन ने इनपुट दिया, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सके। अभी 3.5 सालों पहली दफ़ा डैम्स बनना शुरू हुए थे, उसके बाद अयूब दौर के बाद तो हम कुछ देख रहे थे कि हमें बेहतरी नज़र आना शुरू हुई, कॉन्टीन्यूटी आना शुरू हो जाएगी, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ था, लोकल इन्वेस्टर ने पैसे निकालना शुरू कर दिए थे। आपको अपने लोगों पर ही कॉन्फिडेंस लाना। हम IMF की तरफ बार बार देखते हैं, आपके अंदर आपको अपने लोगों पर को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। उनको वो बात कि हमारे लोग पैसे कमाएंगे, जब वो पैसे अर्न करेंगे तो पर कैपिटा इनकम ही इंक्रीज हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन तो कवर हो सकती है अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ा दें आप। ठीक है, हमारे यहाँ तो मुश्किल पर कैपिटा इनकम $1500 से $2000 पर खड़ी है। आप सब बहुत शुक्रिया आपका भी, और मलिक साहब शुक्रिया, अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। जो एक इकॉनमी की सूरत हाल है, हम जिम्मेदारी समझते हैं कि ये तमाम मौके आप लोगों तक पहुँचे। फिर उम्मीद यही करते हैं कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल जितने भी आपस में उनके इख्तलाफात हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ये मिलकर इसके बारे में सोचें कि मुल्क होगा तो मौजें होंगी और मुल्क चलेगा तो सबका काम चलेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।